चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो हम लोग जो एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं वो भी एक्चुअली 2 लाइंस को ही रिप्रेजेंट करता है कि 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं। जैसे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल दिया हुआ है 4x प्लस 3y बराबर 2 और 4x प्लस 5y, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका एक स्लोप होता है, उसका ढाल होता है, ठीक है। अब स्लोप क्या होता है? तो अगर जनरल फॉर्म दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उसका स्लोप हम लोग सीधे लिखते हैं निगेटिव ऑफ ऊपर में x का कोफिशिएंट और नीचे में y का कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ था 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो स्लोप क्या हो गया? माई निगेटिव ऑफ ऊपर में x का कोफिशिएंट और नीचे में y का कोफिशिएंट, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोगों ने 4 फॉर्म्स पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के, एक तो जनरल फॉर्म हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? ये फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से जिस भी एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा उसकी ओरिजिन से जो दूरी होती है वही उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ओरिजिन से दूरी यहाँ c है, मतलब उस एक्सिस को जहाँ काटेगा वो स्ट्रेट लाइन, उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, यही इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये बता चुके हैं पहले भी। ऐसे ही अगर x इंटरसेप्ट वाला फॉर्म लिखना हो तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टी। तो इंटरसेप्ट कैसे मिलता है? जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा था उसी को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। तो ध्यान क्या रखना होता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। y से पहले कोई भी मल्टीप्लायर या उसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ है, तो पहले तो हम y वाले को इधर करेंगे और x प्लस सी वाले को उधर ले जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट और x को दूसरे तरफ ले जाएंगे और y के कोफिशिएंट को यूनिटी करने के लिए उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो इस तरह का इक्वेशन बन गया। और जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होता है? इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्म होता है उसमें क्या दिया रहता है कि ये भी, अब ये मेन बेसिक, एक तो जनरल इक्वेशन है और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही आगे वाला दोनों फॉर्म जो है, 2-3 फॉर्म जो भी है, एक्चुअली 5 फॉर्म है, तो 2 हमने डिस्कस किया। तो आगे के जो 3 फॉर्म्स हैं वो जनरली ये उसमें से जो 2 फॉर्म है आगे आने वाला वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ही एक्सटेंशन। तो जैसे इसमें क्या होगा कि एक स्लोप तो दिया ही रहेगा लेकिन इंटरसेप्ट नहीं दिया रहेगा, उसके बदले दिया रहेगा किसी एक पॉइंट से पास करता है। तो y इक्वल टू एम एक्स वाला जो प्लस सी में इंटरसेप्ट मान लीजिए 0 है, ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है। तो उसी y इक्वल टू एम एक्स में y के जगह पर लिख देना है y माइनस y1 और x के जगह पे लिख देना है x माइनस x1। मतलब जिस x1 y1 पॉइंट से पास करता है वो उसको यहाँ पे पुट कर देना है इस तरह, इस फॉर्म में। y को सब्सटीट्यूट कर देना है, बदल देना है, रिप्लेस कर देना है किससे? y माइनस y1 से, और x को रिप्लेस कर देना है x माइनस x1 से, बस दैट्स इट। उसके बाद चौथा में अब इसमें क्या दे देगा? स्लोप नहीं देगा और एक पॉइंट के बदले 2 पॉइंट दे देगा। तो जब भी कोई 2 पॉइंट दिया हुआ हो, किसी भी लाइन का 2 पॉइंट दिया हो किसी लाइन सेगमेंट का, तो उसका स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है पिक्टोरियली कि आप स्लोप क्या होता है? tan थीटा, डायग्रामेटिकली यहाँ दिखाया गया है। तो tan थीटा क्या होता है? ये बाई ये, तो परपेंडिकुलर में क्या हो गया? y2 माइनस y1, और ये क्या हो गया? बेस में x2 माइनस x1 आ जाएगा। इसलिए इजीली कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से
ये अगर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उस पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप निकल जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और वही y इक्वल टू mx, ये जो पिछला फॉर्म था जिसमें एक पॉइंट से दिया रहता था, उसी का स्लोप नहीं पता है हमको, तो कोई एक पॉइंट लिख देंगे, y माइनस x1 y1 पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट, दो में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे और स्लोप निकल गया दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस फॉर्म में होता है x अपॉन वे a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जहाँ a क्या है, x के नीचे है, मतलब x का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, और b क्या है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज b, एक्चुअली b है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, मतलब ओरिजिन से कितनी दूर पे वो लाइन x एक्सिस को काट रहा है और ओरिजिन से कितने दूरी पे y एक्सिस को काट रहा है, वही इंटरसेप्ट्स हैं क्रमशः x और y एक्सिस, ठीक है। तो अब जैसे वो एक जनरल इक्वेशन लिया हुआ था हमने, उसी एग्जांपल को लिया है और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या लिखना, इसका एक इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट भी यूनिटी होना चाहिए, और नीचे में कौन क्या आता है, उसके a और b जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा नीचे में, वही उसका इंटरसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 4x + 3y बराबर -2 पहले तो लिख लिया, मतलब x और y एक तरफ होता है और कांस्टेंट वाला टर्म दूसरी तरफ होता है। तो -2 है, तो -2 को इधर लाना होगा ताकि उधर 1 बन पाए। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, 1, तो इस तरह से ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल है, इसमें इंटरसेप्ट पता चल गया हमको क्या है दोनों का, ठीक है। तो ये इक्वेशन का फॉर्म हो गया, यही आंसर। यहाँ पे x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, -2/4, मतलब ये लाइन x एक्सिस को -2/4 पे ओरिजिन से काट रहा है, ठीक है। और y एक्सिस का भी इंटरसेप्ट आ गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना थोड़ा क्विक रिवीजन था, 7-8 मिनट इसमें हमने क्विक रिवीजन किया जल्दी से। अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि अब जो टॉपिक हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाई हो जाता है, और ऐसे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसमें ये चीज़ कवर होता है NCERT, ठीक है। तो इसमें क्या दिया रहेगा कि देखिए 2 लाइंस हैं, तो जब भी 2 लाइन होंगी तो आप तो 3 केसेस पॉसिबल हैं, या तो लाइन आप एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकती है, जिसको बोलते हैं हम कोइंसाइडिंग। तो 3 केसेस पॉसिबल है। 2 स्ट्रेट लाइन, जब भी 2 इक्वेशन दिया रहे स्ट्रेट लाइन का, मतलब मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन है। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हैं, ये क्या है, दोनों जनरल इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करते थे। तो जब भी कोई 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब 2 स्ट्रेट लाइन, उनके सॉल्यूशन होने का मतलब है, जब भी हमको कोई सॉल्यूशन मिलता था, यानी एक्स वाई का वैल्यू मिलता था, वो एक्स वाई एक्चुअली क्या होता था, ये जब जो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो दोनों किसी पॉइंट पे कटते हैं, वही हमारा सॉल्व होने पे जो यहाँ से ऑन सॉल्व, इसको सॉल्व करके जो हम निकालते थे, वो एक्स वाई जो आता था वो यही एक्स वाई होता था, मतलब किस पॉइंट पे दोनों सेटिस्फाई करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यही हम लोग सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया, 3 केसेस पॉसिबल है। तो ये एक केस है इंटरसेक्टिंग वाला, तो अब दूसरा केस हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है।
तो तीनों केसेस बारी बारी से देखते हैं, और जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस हमको बताना है कि इनमें से कौन सा केस होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, दो इक्वेशन दे दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि बताइए ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडिंग है। तो केस 1 हम लेते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, जब भी कोई एक सॉल्यूशन मिलता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, यूनिक। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या है, दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कटेगा, कोई एक पॉइंट मिलेगा x1, कोई पॉइंट मिलेगा x और y, वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अब हमको बस इक्वेशन देख के बता देना है कि भाई हम कैसे बता पाएंगे इस इक्वेशन को देख के कि सॉल्यूशन हमारा यूनिक हो। यूनिक होगा मतलब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि x और y के जो कोफिशिएंट्स है दोनों में, उनका रेशियो आपस में बराबर नहीं हो सकता है। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1 a2 b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही केस 2, पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल कब होगा, पैरेलल होगा कब, पैरेलल में होने के लिए, अच्छा जब आपस में कहीं कटेगी नहीं तो क्या कोई पॉइंट मिलेगा जिससे जो इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में नो सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस का कंडीशन होता है पैरेलल के लिए a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, माने ये दोनों तो बराबर होगा, बट ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो ये दोनों तो है ही बराबर, लेकिन ये दोनों का रेशियो इनके इस लाइन के जनरल इक्वेशन के कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन वो दोनों क्या होगा, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, कोइंसाइडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं संपाती हिंदी में, ठीक है। और इसको बताइए समानांतर, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग मतलब क्या, एक लाइन यहाँ है, उसी पे थोड़ा दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर गया, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, ठीक है। इस केस में क्या होता है सॉल्यूशन, तो अब हर जगह एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारा पॉइंट, जितना पॉइंट ले लें हर जगह x और y का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन तो होगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे चला जाए, एक दूसरे को छू रहा है, कट मतलब टच कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों लाइन के जो भी लाइन सेगमेंट का हम लेंथ लेंगे उसके बीच ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि तीनों रेशियो बराबर हो जाता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तीनों रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। बस ये 3 कंडीशन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये तीनों हमने मतलब इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को देखते ही हम इस बात का जवाब बिल्कुल दे सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो यूनिक होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब यूनिक होने का मतलब क्या हुआ, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, आपस में कभी एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, और कोइंसाइडिंग होने का मतलब है
कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। हर जगह लाइन, दोनों लाइन एक ही लाइन पे पड़ा है, तो हर जगह क्या होगा, सेम, मतलब इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, इसलिए जहाँ एक दूसरे को कट कर छू रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये सब हम किसको बता सकते हैं, देखिए बस कोफिशिएंट को देख लेंगे, उसके रेशियो को देखना है, पता चल जाएगा कि कौन सा वाला केस है। ठीक है, क्वेश्चन में यही आता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, आगे डिस्कस करने से बेहतर है कि यहीं पे कर लें। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि कई बार पूछ देता है कि बताइए कि ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो। क्या पूछ देता है, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। मतलब ये अगर d है डिस्टेंस, तो पूछ लेता है बताइए d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब दूरी है तो निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, वैल्यू बतानी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है, d बराबर c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि इसमें तो a1 भी है, a2 भी है, b1 दो है, लेकिन रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए आप कोई भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टॉपिक का नाम क्या हो गया। अच्छा, यहाँ बताइए डी का वैल्यू क्या होगा। जब एक दूसरे पे ही पड़ा हुआ है तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अच्छा, ये जीरो कब हो सकता है, जब c1 बराबर c2 भी होगा। दिख गया, मतलब इस केस में c1 बराबर c2 भी होगा, होता है, यहाँ देखिए, तो डिस्टेंस क्या आता है, जीरो। यहाँ से भी दिख गया c1 बराबर c2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो। तो पैरेलल्स नहीं है, अगर कभी भी c1 c2 भी बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या, लाइन कोइंसाइडिंग है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना है। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले ना एक आध छोटा मोटा और चीज़ है वो भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, नोट, चाहे लाइंस पैरेलल हो या कोइंसाइडिंग हो, दोनों का जो ढाल है, जो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है, तो पैरेलल होगा। तो मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो दोनों का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन क्या है, वही होगा, सेम है। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों उतने ही एंगल पर है। ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है तो स्लोप दोनों का जीरो है। इसमें कुछ θ1 है, तो ये जब पैरेलल है तो ये भी, फिर ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये भी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्लोप सेम हो जाएगा। और कोइंसाइडिंग वाले केस में भी, कोइंसाइडिंग वाले में जिसमें ओवरलैप करता है, उसमें भी क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा। एक ही लाइन है, दोनों एक्चुअली है क्या, एक ही दूसरे पे है, तो इसमें भी स्लोप बराबर होगा। तो लाइंस चाहे पैरेलल हो या कोइंसाइडिंग हो, दोनों केसेस में क्या होगा, बताइए, दोनों केसेस में क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल या कोइंसाइडिंग में स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि स्लोप क्या होता था, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट का निगेटिव। ठीक है, ये भी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, जब दोनों का रेशियो सेम है तो a1 बाई b1 और a2 बाई b2 भी सेम हो जाएगा। और नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखिए, जैसे यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 था, तो इसमें ये दोनों, अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, मतलब क्या है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 है,
तो इसको लिख सकते हैं a1/b1 बराबर a2/b2, और इसी में माइनस लगा देंगे तो ये जितना आएगा उतना ही ये भी आएगा। तो ऑब्वियस बात है स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसमें भी a1 यही कंडीशन है। तो यहाँ जो दोनों दिख रहा है बराबर, इसी से पता चलता है कि दोनों में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है, अब थ्योरी है, 2 पॉइंट और है, 1-2 पॉइंट पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। अब ये जो टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो भी चल रहा है, यहाँ से आगे जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी हम बता रहे हैं क्या है, सब एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से। यहाँ से एडिशनल टॉपिक्स स्टार्टेड। हाँ, इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, वो एडिशनल टॉपिक में नहीं, वो अपने उसमें ही है, लेकिन आगे जो बता रहे हैं वो सब एडिशनल में आएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे बताते हैं, देखिए। चलिए, इसमें क्या है, मान लीजिए 2 लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब पूछ लेगा, एक लाइन का इक्वेशन है a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरे लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, अब तो इसका स्लोप मान लीजिए कुछ m, इसका स्लोप कुछ m2 है। m2 क्या होगा बताइए, m2 हो जाएगा -a2/b2, और m1 क्या हो जाएगा, -a1/b1। एंगल बिटवीन 2 लाइंस जो लेते हैं वो लेते हैं tan थीटा बराबर mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मॉड लिए हैं, मतलब क्या, चूँकि मॉड लिए हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और tan थीटा हमेशा पॉजिटिव किस एक्स में होता है, किस क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो थीटा मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। और अगर कोई ऑप्शन में एक्यूट ना दे के ऑब्ट्यूस वाला पूछ ले तो मतलब 180 डिग्री माइनस इतना कर दीजिएगा, दूसरे तरफ से पूछ रहा होगा। ठीक है, तो कभी अगर एक्यूट के बदले ऑब्ट्यूस ऑप्शन में मिल जाए तो उसमें क्वेश्चन में अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछ ले, ऑप्शंस में मतलब एक्यूट वाला ऑप्शन ना दिखे तो 180 डिग्री माइनस थीटा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हो गया, स्लोप क्या ही बात चल रहा था, तो एक और बात, कभी भी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो आपस में, क्या हो, लाइन क्या है, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइन हो तो
दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। सो फॉर लाइन्स टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। और यहाँ बता ही दिए कि अगर कभी क्वेश्चन में ऑब्ट्यूस वाला पूछ ले, मतलब वो ये वाला पूछ रहा है लाइन के बीच का एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, खत्म हो गया। और भी कुछ एक थ्योरीज हैं, लेकिन अब उसको यहाँ नहीं करेंगे। पहले अब क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। पहले जो अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज का यहाँ से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम लोग इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं लास्ट, उसको डिस्कस करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, दो लाइन है L1 है 2y बराबर 3x प्लस 5, और L2 क्या है 4y बराबर kx प्लस 11। अब पूछा है इसमें कि k का वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड k इफ़ L1 पैरेलल टू L2, मतलब लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल है। तो आपको पता है, पहले तो हम लोग को क्या करना है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको बदल लेना है। ठीक है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में क्या होता था, ax प्लस by प्लस c, इस तरह से। तो y को उधर ले जाते हैं, x इधर रहने देते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, kx माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0। अब हमको पता है फॉर L1 पैरेलल टू L2 क्या हो जाएगा, फॉर L1 पैरेलल टू L2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2, मतलब 3 बाई के A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 होता है। और पैरेलल में क्या होता है, C1 नॉट इक्वल बाई C2। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो है वो B1 बाई B2 के बराबर नहीं। अरे A1 बाई A2 नहीं पता है, K नहीं पता है तो नहीं पता है मान लीजिए एक मिनट, लेकिन B1 बाई B2 तो पता है, क्या 1/2। तो E तो 1/2 नहीं दिख रहा है, 10 होता तब होता, साफ साफ दिख रहा है लाइंस पैरेलल है। नहीं मेंशन करेगा तब भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है 3/k बराबर क्या हो जाएगा, B में क्या है -2, और यहाँ पे क्या है B2 में क्या है -4। तो 3/k, इसलिए k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k बराबर 12, इसलिए k बराबर आ जाएगा 6। ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसको डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं, बिना सॉल्व किए इसमें बस एनालाइज करना है। जो पैरेलल होगा लाइन उसका ए बी का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब प्रोपोर्शनल टाइप का होगा। अगर यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन क्या आया, 6 आया, मतलब सॉल्यूशन क्या आया, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन क्या आया, एक लाइन हमारा 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 है। तो दूसरा क्या है 6x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0, यही आया के का वैल्यू। तो आप इसमें इजली देख सकते हैं कि अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो यही मिलेगा, है या ना।
बिल्कुल मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आप सी वाले टर्म को भूल जाइए, क्योंकि पैरेलल की बात है तो सी का रेशियो तो सेम नहीं आना है, लेकिन इनके कोफिशिएंट्स को एक रेशियो में आएगा, तो मतलब क्या होगा, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। किसी एक कॉमन मल्टीपल से गुना करने पे, अरे a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है, तब कुछ रेशियो में है एक दूसरे के, तो इस तरह से क्या होगा, आपस में क्या दिखेगा, प्रोपोर्शनल दिखेगा। ठीक है, तो बस इससे समझ जाना है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे अब लिखते नहीं है, नोट डाउन नहीं करते इतना, ठीक है, टाइम लगेगा, इसी में हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे 28 क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या है, 3x + 2y बराबर 11 है और kx + 4y बराबर संपाती है, मतलब कोलिनियर है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है तो ठीक है, ऐसे इसमें अब क्या कर सकते हैं, अब संपाती कोलिनियर में क्या होता है, सब सारा चीज़ प्रोपोर्शनल होता है, a1/b1, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो आप इस दोनों को करके आपको सॉल्व हो जाएगा, यहाँ जैसे सॉल्व किया गया, पर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इस वाले इक्वेशन से हर चीज़ यहाँ डबल हो रहा है, 2 से 4 हो जा रहा है, 11 से 22 हो जा रहा है। हाँ, साइन का आपको ध्यान रखना है, तो साइन भी सेम ही है। अब जनरल फॉर्म में लिखिएगा तो इधर -11 हो जाएगा, इधर -22, कभी इसमें गलती ना हो, इसलिए ठीक है, हमेशा क्या करना है, प्रिकॉशन क्या रखना है कि साइन को सेम पे कर लेना है। तो अगर आपको नहीं थोड़ा दिक्कत लगे तो आप इसको या मन में इमेजिन कर सकते, तो आप समझिए कि दोनों सेम साइन है, -11 बराबर 0, ये इधर आएगा तो ये -11 बन जाएगा, तो ये भी इधर आएगा तो kx + 4y क्या बन जाएगा, -22 बराबर 0। अब साफ दिख रहा है, ये दुना है ये दोना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, 6। तो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं, ऐसे मुँह से भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें पूछा है क्या, k का वैल्यू बताइए जिसके लिए पैरेलल, तो फिर यहाँ दिख रहा है दोनों, हाँ यहाँ पे क्या है, अच्छा हमको कांस्टेंट टर्म से जब भी पैरेलल पूछे या ये पूछे तो कांस्टेंट टर्म पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। पैरेलल में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म तो रेशियो में नहीं होता, लेकिन ये दोनों हमेशा क्या होगा, रेशियो में होगा, तो प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 4 हो जा रहा है वाई वाला, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ ये 2 गुना हो रहा है, 2 वाई वाला कोफिशिएंट 2 से 4 हो रहा है, तो एक्स वाला कोफिशिएंट 1 से 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो गया। ठीक है, बस इतना आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसी तरह से सॉल्व करना है। जहाँ डायरेक्टली नहीं सॉल्व करने लायक दिक्कत तो एक बार लिख लेना है, a1/a2, c1 c2 को पैरेलल बोला है, c1 c2 की तरफ देखना ही नहीं है, हमेशा क्या करना है, पैरेलल बोले चाहे, हाँ उसमें क्या होगा, जो कोलिनियर वाला होगा उसमें तीनों होगा, तो कोई भी दो को इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल में हमेशा इक्वल क्या होता है, ये दोनों, तो इस दोनों को यूज़ करते हैं, हमेशा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें दे दिया जैसे k-1 और ये वगैरह वगैरह फॉर विच पैरेलल टू ईच अदर। अब ये क्वेश्चन है, आपको कर लेना है क्वेश्चन 30, 31 में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना आर इंटरसेक्टिंग। बहुत अच्छा, इंटरसेक्टिंग बोल दिया, तो इंटरसेक्टिंग बोला तो अब कोई भी रेशियो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो पूछा है k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, तो हम कंडीशन लगा देंगे कि ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो लगा दिए यहाँ पे। अब इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिए, ठीक है, और हमको तो मतलब a1 b1 से है, हमको a1 a2 b1 b2 से है, तो राइट हैंड साइड पे c वाला टर्म प्लस माइनस कुछ क्या है देखने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे 5/2 कर लेंगे और 20/k कर लेंगे, ठीक है, k सॉल्व कर लेंगे, 8 नहीं होना चाहिए यहाँ से, देखिए, ठीक है, ऐसे ही है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इक्वेशन इतना 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 r, हाँ पूछ लिया आपस में क्या है, ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ 3 9 बन जा रहा है, x वाला तिगुना हो जा रहा है, y वाला भी तिगुना हो जा रहा है, और कांस्टेंट वाला भी तिगुना हो जा रहा है, तो सारा वो है, तो कौन सा हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें पूछा है कि द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन इतना विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर। इंटरसेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो चलिए इसमें ये सॉल्व किया है कैसे। अब हम क्या बताए थे कि दोनों तरीका है सॉल्व करने का। एक तो हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लिख लिए लाइन के इक्वेशन को, कोई भी लाइन के इक्वेशन को अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ जो x अपॉन ए आता है प्लस y अपॉन बी, तो a और b क्या होता है, ठीक है, वो इंटरसेप्ट ही बताता है क्रमशः x और y एक्सिस से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। पूछा है बताइए x एक्सिस और y एक्सिस से क्या इंटरसेप्ट बनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बताए जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना है, पहले कांस्टेंट वाले टर्म को तो राइट हैंड साइड ले जाना है, एक्स वाई को इधर रखना है, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर 6। अब बता चुके थे आपको कैसे करना है। इसको 1 करना है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस लिखना है y अपॉन, तो माइनस 2 नीचे चल, माइनस 2 अपॉन 6 क्या हो जाएगा -3। आई बात समझ में, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब जो x के नीचे जो ये a आता है, यही ना इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है, यही ना इंटरसेप्ट ऑन, ये a होता है, ये b होता है, ये x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1 लाइन का इक्वेशन होता है। यही इंटरसेप्ट हो गया x एक्सिस पे और यही इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे, तो वैल्यू मिल गया। एक जनरल तरीका होता है, अगर आपको एक अल्टरनेटिव वे क्या है जो इसमें सॉल्व किया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है, a,0, और इस पॉइंट का क्या होता है अगर पूछ लें तो 0,b। अरे नहीं होगा क्या, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट होगा उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, और कितने दूरी पे है, a दूरी पे, तो a,0, 0,b, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको पता करना है कि ये लाइन जो है वो x एक्सिस को कब काट रहा है। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कहीं काटेगा तो उसका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। तो 3x माइनस 2y बराबर 6, यही लाइन है अपना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का 3x माइनस 2y बराबर 6। तो ऐसे जनरली ऐसे ही करते हैं कि कोई भी लाइन जब x एक्सिस या y एक्सिस को कहीं काटता है, वो पॉइंट पता करने का तरीका क्या होता है, जैसे x एक्सिस को काट रहा है, तो जहाँ भी ये लाइन x एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट पे क्या होगा, ये लाइन जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा जहाँ पे काटेगा, वहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ आप बेसिक समझिए, आपको हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई सर्कल है, अगर कोई लाइन आ रहा है ऐसे, और ये इस लाइन को, ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, और ये किसी लाइन L1 को किसी पॉइंट x1, y1, इस लाइन L2 को x2, y2, किसी सर्कल के किसी पॉइंट को x3, y3 काटता है, ठीक है। तो इस सारा पॉइंट क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस सारा पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये समझना है। इस सारा पॉइंट जो होगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी जैसे हमारा x एक्सिस को कहाँ काट रहा है,
तो जो भी एक्स एक्सिस का मान लीजिए कोई, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कौन सा 3x माइनस 2y बराबर 6, और इस पॉइंट को काट रहा है। तो पॉइंट क्या है x1 y1 मान लिए, तो पॉइंट P है। तो x1 एक्चुअली है क्या, पता करना है हमको। मान लिए कुछ x है और y क्या है 0। तो ये लाइन चूँकि इस पॉइंट से क्रॉस करता है, किस पॉइंट से, जहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, उनके वैल्यूज़ क्या है x 0। तो ये पॉइंट जो है सो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही मेन समझने वाला बात है। ये जनरल है एकदम, कोई लाइन इस तरीका को खूब यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जैसे कभी कोई एक्स एक्सिस को काटेगा, कोई कभी वाई एक्सिस को काटेगा, किसी सर्कल को काटता है, तो इस सब तरह की चीज़ों को यूज करने के लिए ऑब्वियस बात है ना कि ये लाइन जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे खुद पड़ रहा है। अब इस पॉइंट पे भी लाइन पड़ रहा है, तो याद है इक्वेशन पढ़ाए थे कि कोई पॉइंट है जो किसी लाइन, एक लाइन का इक्वेशन याद कीजिए जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसी तरह का चीज़ है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x की जगह हम x ही रखेंगे और y की क्या जगह क्या रख देंगे 0 बराबर 6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, मतलब ये क्या आएगा 2। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट हो, अगर किसी लाइन, कोई भी लाइन उस पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे यहाँ ये लाइन पॉइंट P से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। निष्कर्ष ये है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन then it must satisfy the equation of line। ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट किसी लाइन पे पड़ता है, जैसे कि यहाँ ये पड़ रहा था, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, वो इस लाइन पे कहीं पड़ रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन क्या है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो मतलब a1x, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c बराबर भी, इन तीनों का योग भी क्या होगा 0 ही होगा। जैसे ये इन तीनों का योग 0 हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये ज़रूरी था, क्योंकि अल्टरनेटिव वे में तो कभी भी कोई चीज़, कोई लाइन का हमको इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है। जैसे अब इसी में पूछा है, ये तो हमारा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट निकल गया इससे। ठीक है। अब इसी में पूछा, मान लीजिए हमको वाई एक्सिस का भी इंटरसेप्ट निकालना था, तो वाई एक्सिस को मान लिए कहीं भी कट करेगा, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जनरल जो होगा 0 y होगा। मान लिए यहाँ P पॉइंट पे कट कर रहा था, Q पॉइंट पे कट कर रहा है। अभी Q पॉइंट से लाइन क्रॉस कर रहा है, तो Q पॉइंट क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन, तो y इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा। कैसे, तो बस ई इक्वेशन से इसमें x की जगह क्या रख देंगे 0, 3 × 0। इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, जैसे इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए थे x इंटरसेप्ट के लिए। मतलब क्या, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे कहीं पड़ रहा है, तो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसी लाइन पर है वो पॉइंट। तो ई पॉइंट जो है सो इसी लाइन पर है, तो ई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 × 0 -2, y की जगह y बराबर 6।
तो y की जगह क्या आ गया -3, इंटरसेप्ट निकल। तो ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू पता चल गई। तो या तो इस पे ज़्यादा इसकी जनरल चीज़ है, इसका कई बार काम आता है, आगे भी ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए अभी डिस्कस किए। ठीक है, इस पर बहुत अभी दिमाग नहीं लगाना है, ज़रूरत होगा हम दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करना है समझने का, कोई बहुत बड़ा भारी चीज़ नहीं। ठीक है, और चूँकि स्पेसिफिकली यहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में, हम पढ़ सकते हैं, हमको पता रहता है, तो हम डायरेक्टली बता दिए इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख के। ये एक जनरल अप्रोच हुआ, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है कि हाँ भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होता है तो हम इस तरह से बता दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ वही बताया गया है। ठीक है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द, अच्छा ये सब जो भी टॉपिक अब पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब लगभग अब एक्स्ट्रा वाला चीज़ है, क्योंकि जो पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है वगैरह वगैरह, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा फाइंड द, अब इसमें पूछा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस ऑफ लाइन के लिए, मतलब ये लाइन है, अभी इंटरसेप्ट काटता है, एक यहाँ इंटरसेप्ट काटता है वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब पूछा है इसमें इंटरसेप्ट का लेंथ पूछा है दोनों एक्सिस के बीच में। वैसे भी कोई एक वैल्यू पूछा है, तो ये और ये तो पूछा नहीं है, ये और ये पूछना होता तो एक्स या वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट पूछता, कि लेंथ पूछा है इंटरसेप्ट का, तो इंटरसेप्ट यहाँ कटा, एक इंटरसेप्ट यहाँ कटा, और दोनों के बीच, दोनों इंटरसेप्ट के बीच जो लाइन का लेंथ है वही है। मतलब क्या पूछा है ना, ये एक्चुअली पूछा है कि लाइन का वो लेंथ बताइए जो दोनों इंटरसेप्ट के बीच में लाई करता है, ये पूछा है। तो बहुत ईजी है, ये पता है आपको, अगर ये इंटरसेप्ट पता है, ये इंटरसेप्ट पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसका इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, या फिर जो जनरल मेथड बताए थे एक्स और वाई का मतलब यहाँ से वो सेटिस्फाई करा के निकालने के लिए कि एक्स वाई की वैल्यू वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे ही दोनों पॉइंट का दूरी पता चल गया, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। वही यहाँ किया गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के इसको क्या कर दिया गया, 3 और 4 मिल गया, तो ये हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही है, सेम क्वेश्चन है। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो एक्स पे इंटरसेप्ट क्या आया, 9, तो पॉजिटिव में 9 ले लिए। वाई पे इंटरसेप्ट क्या आया, 12, तो -12 ले लिए। अब पूछा है फाइंड द लेंथ पूछा है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेनस निकल गया। ठीक है, अब इसमें बहुत ही तो बेहद आसान क्वेश्चन है। वाई का ये इसमें मतलब स्लोप पूछा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, मतलब धन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना बना रहा है, तो वही स्लोप होता है। तो y = mx + c का तो फॉर्मेट है, तो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके ही कोफिशिएंट से बनाया है स्लोप। हमको डायरेक्टली दिख रहा है y के पीछे कुछ नहीं है कोफिशिएंट में, y = mx + c है, तो m का वैल्यू क्या है, स्लोप क्या है, √3 है, तो √3 tan थीटा होता है, तो tan थीटा √3 है, तो थीटा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब फिर वो जो लाइन का अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इक्वेशन इज इट। अच्छा, ये तो जनरल इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें स्लोप पूछा है, तो इसको 2x + 3y - 7 = 0 लिख लेंगे। अच्छा, कांस्टेंट को इधर लाएं या ना लाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कांस्टेंट को इधर लाएं या उधर ले जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं। स्लोप में हमारा a और b से मतलब होता है, तो कोई और दूसरे c वाले टर्म से लेना देना है नहीं, तो -a/b तो -2/3। ठीक है, यहाँ स्लोप पूछा है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया है, पहले बताए थे कि जब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया हो उससे पास करने वाला लाइन का स्लोप पूछा जाए तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो गया, 8 - 4, तो ऊपर 4 और नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 - 1 2, तो स्लोप हो गया 2। अब पूछा है ये तीनों बताइए कोलिनियर है तो k का मान क्या होगा। तो अब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बताए थे।
कोलिनियर के लिए अब तक हम लोग क्या करते थे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी करते थे, या एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो करते थे। अब तीसरा अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। स्लोप कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे है, तो सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ होता है तो उसका स्लोप निकालने का पता होता है, तो ए बी और बी सी का स्लोप क्या कर दिया, इक्वल कर दिए, के माइनस 3 अपॉन 7 माइनस के बाई 6 माइनस 5 कर दिए, इससे सॉल्व हो गया। एक तरीका और भी था कि ए बी और ए सी का भी स्लोप सेम कर सकते थे, एक ही बात है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो के माइनस 3 अपॉन 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी में क्या हो जाएगा, ए सी का करेंगे तो इसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 माइनस 3 ऊपर 4 और 6 माइनस 2 नीचे में 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो के माइनस 3 बराबर 3 तो के बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ जो सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े थे कि एक स्लोप दिया हुआ और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस वाई बराबर एम एक्स वाला इक्वेशन यूज़ करना है। y बराबर एम एक्स प्लस सी में c का मतलब नहीं है इसमें, इस इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है मान लीजिए। तो y माइनस y1 स्लोप दिया हुआ m इंटू एक्स माइनस x1, वही फॉर्म है यहाँ। अब पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना एंड स्लोप इज m, सेम हो गया, ठीक है। अब दो लाइन से पास करने वाला इक्वेशन पूछा है, दो इक्वेशन पूछा है। 47 क्वेश्चन नंबर में क्या है देखिए, 47 में है, दो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 41,7, अब बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,-5। पूछा है इक्वेशन बताइए, लाइन का इक्वेशन बताइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, तो आपको पता है y माइनस y1, मतलब दो पॉइंट दिया होता है तो स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1, ये एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन और स्लोप का इक्वेशन अभी जो पिछला वाला फॉर्म था कि अगर एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो यहाँ स्लोप पता तो है, कैसे पता है, y माइनस y1 और m के लिए क्या करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप हो गया इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इज 7, ठीक है। ये 41 नहीं होगा, एक्चुअली 4 होगा। y माइनस y1 और y2 माइनस y1 क्या हो गया, -5 -7, x2 माइनस x1 गया 2 माइनस 4 तो -2, तो x माइनस x1 क्या हो गया 4, y माइनस 7 बराबर -12 बटा -2 तो 6 आ गया, x माइनस 4, तो y माइनस 7 बराबर 6x माइनस 24। डेटा में कुछ गड़बड़ है, -41 नहीं, माइनस यहाँ 4 नहीं, ये एक्चुअली 1 है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर 4 होता तो ये आंसर आता, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में यहाँ ये -1 लिखा गया, 4 नहीं है, ये बाद में यहाँ पे -1 लिखा होगा नीचे, कोई बात नहीं। तो अगर 4 होता तो ये आता, इसमें क्या है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y माइनस 6x बराबर -17। अगर 1 रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। जो है इस क्वेश्चन में अगर 1 रख लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1 तो वही रहेगा, और y2 माइनस y1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 और 7 रख लें
क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 -5 -7, तो ये तो -12 ही हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -1, 2 माइनस वैल्यू -1 दिया हुआ है, सॉरी वैल्यू दिया हुआ है -1 कॉमा 7, तो -1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, अब माइनस ऑफ -1 इंटू x माइनस x1 क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा y -7, अब -12/3 हो जाएगा -4 इंटू हो जाएगा x + 1, तो y -7 -4x -4, तो y + 4x बराबर क्या हो जाएगा 3। ये आ गया आंसर। हाँ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2 और 3 ऑन x एक्सिस। बहुत सिंपल है, इंटरसेप्ट वैल्यू दिया हुआ है तो x/a + y/b बराबर 1, यही इक्वेशन होता है। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है, इस पे 3 है, तो x/a ये अब इसमें कर देंगे, इसको फिर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3x + 2 इस एलसीएम ले लेंगे, नीचे 6 आ जाएगा, 3x + 2y = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये उठेगा, इस क्वेश्चन को इतना लंबा किया है। इसमें भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है, हम लिख करा देते हैं, इसको लिख के देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स 150 degree angles with x axis and makes an intercept of -5 units on y axis। ठीक है, तो याद है y = mx + c। अगर हमको स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो y एक्सिस पे, यही इक्वेशन होता था। इसको ड्रॉ करते मतलब क्या होता था, y = mx + c। तो यहाँ तो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन का इंटरसेप्ट कहाँ है, ये पता है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है इसमें नेगेटिव, c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, c तो पता है हमको -5। ठीक है, अब स्लोप भी पता है, थीटा अगर पता है तो स्लोप पता है। अब इसमें क्या है, इससे एक लाइन या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, अब 150 डिग्री एंगल दिया है, चूँकि इंटरसेप्ट ये, तो अगर थीटा ये होता तो ऑब्वियस बात है कि 150 से कम होता, तो 150 दिया मतलब ये वाला केस दिया, बस हो गया, दैट्स इट। क्योंकि अगर नहीं कुछ मेंशन किया है तो हम मानेंगे जो भी एंगल दिया रहता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दिया रहता है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल, कुछ मेंशन नहीं किया है कि निगेटिव तरफ से है या कुछ ऐसा है, तो ये वाला है। तो इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दूरी पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, तो 0, -5, मतलब ये दूरी क्या है, 5 यूनिट है। अच्छा, खैर हमको इस सबसे क्या मतलब है, y = mx + c, तो m का वैल्यू पता है हमको। अब इसी के लिए उस दिन ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज सिखाए थे, m बराबर क्या हो जाएगा, tan 150 डिग्री इंटू x प्लस इंटरसेप्ट दिया ही हुआ -5, y बराबर tan 150 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री - थीटा। अच्छा,
180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, इतना तो पता है। 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, तो 150 मिलेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो जा रहा है, इतना पता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan निगेटिव। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ के सब में निगेटिव होता है। क्या था ना, ऑल साइन, नहीं एक मिनट tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, सब में निगेटिव नहीं, सॉरी गलती हो गया। ऑल साइन, tan और cos, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव, इसमें tan वाला पॉजिटिव, इसमें cos वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू तो पक्का है निगेटिव होगा। अभी क्या हो जाएगा, निगेटिव किसका, tan 30 का। अच्छा tan 30 क्या होता है, माइनस tan 30 होता है 1/√, तो tan 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3, बस ये डाल देना है। तो -1/√3 इंटू एक्स -5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -x/√3 -5। क्या है, इक्वेशन का जो आंसर सब दिया हुआ है वैसे बट्टा उट्टा में नहीं है, इसको जनरल में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं, सबको √3 को उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3y, मतलब इधर एलसीएम ले लिया और उधर मल्टीप्लाई कर, तो इधर -x का -x रहेगा, इधर क्या हो जाएगा -5√3। तो बन जाएगा क्या इक्वेशन, x + √3y + 5√3 बराबर 0, बन गया इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बन गया। इसका गलत है, इसमें जो सॉल्यूशन है ये बहुत 3 बार 4 बार करके तब बनाया हुआ है, सही में बाद में सेकेंड केस ड्रॉ करके बनाया है। तो ठीक है, ये रहा फाइनल सॉल्यूशन, ये रहा आंसर, ठीक है। इस वीडियो में अभी इतना हो गया। एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, बता चुके हैं m1 - m2 अपॉन m1 + 1 + m1 m2। तो दो क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है, दोनों का स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकाले, tan थीटा बराबर इतना कर दिए, 1/√3 है, वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब 2-3 कॉन्सेप्ट और है, वो अगले वीडियो में शेयर करते हैं, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा, बस हमको लग रहा है 15 से 20 मिनट और चाहिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा।